हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया तथा वायरस, विरोइड और लाइकन। आज की वीडियो में हम ऊपर वाले दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम को। बाकी के टॉपिक हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं हम जीव जगत का वर्गीकरण। अपनी आप एनसीईआरटी की बुक को साथ में खोल के बैठ जाइएगा और जो भी इम्पोर्टेंट हो उन लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ एनसीईआरटी की बुक का हर एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। किसने किया? अरस्तु ने। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? वैज्ञानिक अरस्तु ने। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। मतलब सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? वैज्ञानिक अरस्तु ने। आप इसको स्टार लगा लीजिएगा या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा। और किस आधार पर किया? उनके आकारिकी लक्षणों के आधार पर। किस आधार पर? आकारिकी लक्षणों के आधार पर। उन्होंने प्लांट को तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? वृक्ष, झाड़ी और शाक। वृक्ष कौन से होते हैं? जिनका तना मोटा कठोर होता है और ऊंचाई में बड़े होते हैं। झाड़ी क्या होती है? जिनका तना नहीं होता लेकिन वृक्ष से छोटे होते हैं और शाक से बड़े होते हैं। शाक क्या होता है? जिसमें घास वगैरह आते हैं, या फिर हम जो पौधे गमलों में लगाते हैं वो किस में आएंगे? शाक में। और प्राणियों को कैसे वर्गीकृत किया उन्होंने? लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति में। मतलब जिसमें लाल रक्त उपस्थित है वो एक तरफ रख दिए और जिसमें लाल रक्त अनुपस्थित है वो एक तरफ रख दिए। जैसे मच्छर में क्या होता है? लाल रक्त उपस्थित होता है, उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया, जबकि हम वहीं पर कीड़ी को काटते हैं तो उनमें लाल रक्त की उपस्थिति नहीं होती, उनको एक कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट देखते हैं। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। हाँ, यह हमने पिछले वीडियो में देखा। लिनियस ने कौन सी पद्धति बताई थी? द्विजगत पद्धति। आप यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया था। उन्होंने द्विजगत पद्धति बताई, जिसमें प्लांट पौधों को एक साइड में रखा और सभी जीव जंतुओं को एक साइड में रखा। यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। इस पद्धति के अनुसार यूकरियोटी ससीम केंद्री एवं प्रोकैरियोटी अससीम केंद्री। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यूकरियोटी और प्रोकैरियोटी। अब ये क्या है? ससीम केंद्री वर्ड क्या होता है? यूकरियोटी। ससीम केंद्री जिनके केंद्र की चारों ओर एक सीमा हो। ससीम मतलब ससीम, सीम मतलब सीमा और स मतलब होना, सीमा के साथ होना। केंद्रक क्या है? केंद्रक सीमा के साथ है। और प्रोकैरियोटिक में अससीम केंद्री। हमें पता होता है ए का मतलब क्या होता है? न या नहीं। सीम का मतलब सीमा, जिसके केंद्र के चारों ओर कोई सीमा नहीं है वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते। इसमें हम क्या लेंगे? हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। आगे देखते हैं। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट भी है जिनमें पौधों के लक्षण भी होते हैं और जंतुओं के लक्षण भी होते हैं। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी।
इसके अंतर्गत वर्गीकरण के लिए अकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब पहले तो वर्गीकरण किसके आधार पर था? अकारिकी लक्षणों के आधार पर, मतलब जो सामने से दिखाई दे रहे थे, जैसे ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये लंबा, उस आधार पे। लेकिन बाद में किसकी आवश्यकता पड़ी? उनके वर्गीकरण ऐसे करना मुश्किल हो गया, तो किस आधार पर वर्गीकरण किया जाने लगा? कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका की भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आगे देखते हैं। अतः समय के साथ साथ संजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। ये हमें पता है, समय के साथ परिवर्तन आते हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अंतर्गत अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं अनेक लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं। ये क्या है? 5 जीव जगत के लक्षण। इस सारणी को हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे वाली थ्योरी देख लेते हैं। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में स्टार, अंडरलाइन सब कुछ कर लीजिएगा इस पे। इसके क्वेश्चन आपको, ये भले ही बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। किसके द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? R.H. विटेकर के द्वारा। और कब की गई? 1969 में, 1969 में। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण में ऐसे आ जाएगा ऑप्शन में कौन सा नहीं था, और 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही होंगे, एक अलग हो। तो कौन कौन से थे उसमें? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। अब क्या है? तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों की एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। ये हम देखते हैं। अब देखते हैं वो तालिका अपने, ये किसके द्वारा सुझाया गया था? R.H. विटेकर के द्वारा। देखते हैं सबसे पहले ये क्या है? लक्षण। फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के बारे में। कोशिका के प्रकार। मोनेरा में कोशिका का प्रकार कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति। अब क्या होगी? मोनेरा में कोशिका कैसी होगी? सेलुलोस रहित बहुसैकराइड प्लस अमीनो अम्ल, सेलुलोस रहित। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित सेलुलोस रहित, प्लांटी में उपस्थित होती है सेलुलोस सहित, और एनिमेलिया में हमें पता है अनुपस्थित होती है। आगे केंद्रक झिल्ली। मोनेरा में क्या होगी? अनुपस्थित होगी। प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित, एनिमेलिया में उपस्थित। आगे काय संरचना। मोनेरा की क्या होगी? कोशिकीय, प्रोटिस्टा की कोशिकीय, फंजाई की बहुकोशिकीय या एद्रिड उत्तक, प्लांटी में उत्तक या अंग, एनिमेलिया में उत्तक अंग, अंग तंत्र। आगे पोषण विधि। इसमें क्या है? मोनेरा में स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। प्रोटिस्टा में स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी एवं परपोषी। फंजाई में परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। और प्लांटी में स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और एनिमेलिया में परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, प्राणी संभोजी, मृतपोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि। मोनेरा में समयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। आगे निश्चेषण, और प्लांटी में निश्चेषण, एनिमेलिया में निश्चेषण।
आगे देखते हैं फिर। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े हुए मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरों से एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगोरा शैवाल। कौन कौन से एग्जाम्पल लिए गए इसमें? क्लेमाइडोमोनास एवं शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी होती है? काइटिन की। कैसे? कवक कैसे काइटिन, ऐसे याद रखेंगे आप। कैसे कवक कैसे काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति कैसी होती है? काइटिन की। और हरित पादपों की कैसी होती है? यह हमेशा याद रखना है, सेलुलोज की। घास में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। पौधों में क्या होता है? सेलुलोज। अपना कागज बनता है, आप ये बुक पढ़ रहे हो, कागज बनता है। कागज किससे बना है? पौधों से, पेड़ से। तो इसमें क्या है? सेलुलोज। तो ऐसे याद रखेंगे कि अपनी जो बुक है ये किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। याद करने का सबसे आसान तरीका है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया कवक को? फंजाई के अंतर्गत। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया? मोनेरा के। और एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं कोलेरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है। क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को पहले किसके अंतर्गत रखा गया था? पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। पैरामीशियम और अमीबिया को किसके अंतर्गत रखा गया था? प्राणी की जगत के अंतर्गत रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो न सिर्फ अकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। आगे देखते हैं हम। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटिंग व एनिमिलिया जगत, जिन्हें हम सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्याय में अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? मोनेरा जगत की। शुरू करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। और वायरस को विषाणु। सभी बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आएंगे? मोनेरा जगत के अंतर्गत। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा संख्या में कौन होते हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु। और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते।
मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया के उनके आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 समूह हैं? गोलाकार कोकस, बहुवचन में हम कोकस को कोकाई बोलते हैं। छड़ाकार, जिन्हें बेसिलस, बहुवचन में बेसिलाई बोलेंगे। कोमाकार विब्रिलियम, बहुवचन में विब्रिया बोलेंगे, तथा सर्पिलाकार स्पाइरलम, बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है। अब इनकी डायग्राम देख लेते हैं हम। जो गोलाकार होते हैं वो कैसे होंगे? गोल शेप में होंगे, ऐसे राउंड बीड टाइप होंगे, जिन्हें हम कोकाई बोलते हैं। और बेसिलस कैसे होंगे? बेसिले जिनमें ऐसी शेप होंगी, लंबे होंगे, बीजाणु उनमें प्रेजेंट होते हैं बीच में। स्पाइरिला में क्या होगा? ऐसे धागेनुमा में संरचना होंगी, उनके आगे क्या होंगे? फ्लैजिला लगे होंगे, लंबी रस्सी नुमा संरचना होंगी, कसाब बोलते हैं जिन्हें हम। आगे देखते हैं, विब्रियो जो अपने कोमा शेप होते हैं। कैसे होते हैं? कोमा शेप। नेक्स्ट देखते हैं, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय या उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। बैक्टीरिया अपना भोजन कैसे करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। क्या है? जो बैक्टीरिया है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये भोजन के लिए किस पे? जीवित या मृत अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहेंगे। नेक्स्ट है अपना आद्य बैक्टीरिया। इसके बारे में क्या कुछ है देखते हैं। आद्य बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जिसे हेलोफाई कहेंगे, गर्म झरनों थर्मो एसिडोफिलस कहेंगे, एवं कच्छ के क्षेत्र मिथेनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया की क्या विशेषता है? कि ये प्रतिकूल स्थितियों में जीवित रह सकते हैं। कौन सी स्थितियों में? प्रतिकूल में, कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये कहाँ पर मिलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइन। जैसे कि समुद्री जगहों की, समुद्र की दलदली जगह होती है, मैंग्रोव प्लांट लगे होते हैं, वहाँ पर कौन सा होगा? वो लवणीय क्षेत्र। वहाँ पर आद्य बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। गर्म झरनों, जिसे हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिलस, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले होते हैं। और ये बहुत ही गर्म झरनों, जहाँ पर पानी उबलता हुआ जमीन से निकलता है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कच्छ क्षेत्रों, जहाँ मिथेनोजन बोलेंगे हम। कच्छ क्षेत्र कौन से होते हैं? गुजरात का कच्छ का रण आपने सुना होगा, जहाँ पर मिथेन गैस निकलती है भूमि से, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया एवं अन्य बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो ज़्यादा टॉलरेंस पावर रखेगी, वो प्रतिकूल या कठिन वास स्थानों पर भी अपने आप को डैमेज नहीं करती उनकी कोशिका भित्ति। यही लक्षण उनकी प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा लक्षण? कोशिका भित्ति। उनकी कोशिका भित्ति दूसरे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से अलग होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कठोर होती है। मिथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं, रूमिनेंट पशु कौन से होंगे? जैसे गाय भैंस के आंत्र में भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? गाय भैंस की आंत में पाए जाते हैं, तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। हमने गोबर गैस प्लांट नाम 8th या 9th क्लास में
उस टॉपिक को पढ़ा होगा। वो किससे बनता है? गाय भैंस के गोबर से वो प्लांट लगाया जाता है, उसमें पानी वगैरह डाला जाता है, फिर उसको हिलाया जाता है और मीथेन गैस निकलती है जिसको हम घर के चूल्हे जलाने में यूज करते हैं। आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? नील हरित शैवाल या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलेंगे? BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी। हरित पादपों की तरह कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और परपोषी कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। या ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो साइनोबैक्टीरिया है ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अपना भोजन खुद बनाया है। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसमें हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, कलोनीय अथवा तंतुमय एलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। कैसा है ये? एक कोशिकीय, कलोनीय, तंतुमय एलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनकी कलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? जेलीनुमा आवरण से, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। क्या करते हैं? ये जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ती है। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एवं एनाबेनिया प्रावीण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक एनाबेनिया, कौन सा? नॉनस्टॉक एनाबेनिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? नॉनस्टॉक और एनाबेनिया। और कौन सी सेल की सहायता से या कोशिका की सहायता से? टेट्रोसिस्ट। कौन सी कोशिकाओं की सहायता से? टेट्रोसिस्ट की सहायता से स्थिर करते हैं। आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन से? नॉनस्टॉक एनाबेनिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसी विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों की पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि कौन कौन से साइकिल में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं हम। ये क्या है? डायग्राम है किसका? एक तंतुमय शैवाल नॉनस्टॉक का। इसमें क्या है? ये इसकी चारों ओर किसका आवरण है? श्लेष्मी आच्छद का। मतलब जेलीनुमा क्या है? एक श्लेष्मी आच्छद या आवरण बोलेंगे। और इसमें ये टेरोसिस्ट है। टेरोसिस्ट ये क्या है? एक कोशिका जिसकी सहायता से नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प करती है। कौन सी कोशिका? हेटेरोसिस्ट। आगे देखते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं या मृत या जीवित जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधों को अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। अब ये क्या है? इनमें क्या बताया गया है? दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है? आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। किसका? लैक्टोबैसिलस। ये इम्पोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। लैक्टोबैसिलस
लेस बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? दूध से दही बनाने में। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में पहले से साथ के साथ लिखते जाइएगा। प्रतिजैविकों के उत्पादन में लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। लेग्यूम पादप कौन से होते हैं? जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जैसे कि दाल के पौधे। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रिस कैंकर जैसी बीमारियां होती है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रिस कैंकर जैसी बीमारियां। आगे देखते हैं हम। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये प्रजनन किसके द्वारा करेंगे? कोशिका विभाजन द्वारा। मतलब इनकी ये कोशिका है, ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी, फिर ये अलग बन जाएगी। क्या होगा? कोशिका विभाजन द्वारा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में क्या बनाएंगे? बीजाणु। बीजाणु क्या होता है? जिनके जो बीजाणु होता है, इनकी चारों ओर एक आवरण होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, बीजाणु एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब भी उसको अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा वो अपने आप को ग्रो कर लेगा, और बीजाणुओं की हेल्प से ही हमारे मच्छर जिंदा रहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? लैंगिक प्रजनन भी कर सकते हैं, जिससे उनका क्या होगा? डीएनए का स्थानांतरण होगा। आगे देखते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। माइकोप्लाज्मा होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं? माइकोप्लाज्मा की, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। क्या है ये लाइन? आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर बैक्टीरिया को विविक्त होते हुए दिखाया गया, मतलब बैक्टीरिया का सेपरेशन होते हुए दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया की क्या है? कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, डीएनए, ये फिर अलग अलग बन जाएगी। आगे के स्टेप क्या होगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को किसके अंतर्गत रखा गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, अपवंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। किस किस को? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, अपवंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या है? यूकेरियोटिक होने के कारण इसमें क्या पाया जाता है? सुसंगठित केंद्रक। क्या? सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षाब भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका शल्यन एवं युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसके क्राइसोफाइट के बारे में। क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डायटम एवं सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं।
अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को कि राइसोफाइट के अंतर्गत क्या आते हैं, डायटम एवं सुनहरे शैवाल जिन्हें हम डेस्मिड भी बोलते हैं। ये सवस जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट के रूप में बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका प्रेजेंट होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के उत्पादक हैं। या फिर हम ऐसे भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, डायटमी मृदा होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। क्या प्रेजेंट होगा? सिलिका। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनोफ्लेजलेट। इसके अंतर्गत क्या है? ये जीवधारी मुख्यतः समुद्र एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। क्या होता है? इनमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जेंथोफिल, वोइलिन, जिसके कारण ये पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के भ्रास्त है पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। इनकी इस कोशिका भित्ति किसकी बनी होंगी? सेल्यूलोज की। अधिकतर डायनोफ्लेजलेट में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप में से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लेजलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव निकलने से जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के रूप में किसे लेंगे हम? गोनिया लैक्स। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। जो लाल रंग के डायनोफ्लेजलेट होते हैं उनकी संख्या में क्या होता है? विस्फोट होता है, जिससे और जो ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ उत्पन्न हो जाती है और वो जो डायनोफ्लेजलेट होंगे जल में एक विष को रिलीज करेंगे और उस विष से क्या होगा? अन्य समुद्री मछली और समुद्री जीव मर जाते हैं। और इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? गोनिया लैक्स का। किसका? गोनिया लैक्स का। याद कर लीजिएगा, गोनिया लैक्स का। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड। इनमें से अधिकांशतः सवच जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो एक स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। ऊपर वाले में तो किसकी थी कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की। लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति की जगह क्या होगा? प्रोटीन युक्त पदार्थ पेलिकल। यूग्लेनोइड में क्या पाया जाता है? पेलिकल। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। यूग्लेनोइड होता है, उनकी कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। दो कसाब होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर ये सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं। अगर खुद नहीं बनाने की स्थिति में होते हैं तो ये दूसरों पर भी निर्भर करते हैं, छोटे दूसरे सूक्ष्म जीवों को खा सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप में यूग्लेनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादकों की उपस्थिति वर्णकों के समान होती है। उदाहरण के लिए यूग्लेना। इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे? यूग्लेना का। हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये दिखाया गया है। ऊपर वाला किसका डायग्राम है? यूग्लेना का। और नीचे वाला किसका है? पैरामीशियम का। आगे का अपना टॉपिक है अपवंक कवक। अपवंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। मृतपोषी कौन से होते हैं? जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन मृत जीवों से बनाते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं।
जो कई फीट तक की लंबाई का भी हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं के परिक्षेपण वायु के साथ होता है। मतलब जब इनकी स्थिति अनुकूल होगी तब तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और प्रतिकूल स्थिति होने पर ये क्या बना देंगे, बीजाणु बना देंगे और उनको हवा की सहायता से बिखेर देंगे। और जो बीजाणु होते हैं वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, और जब भी उनको अपने अकॉर्डिंग अनुकूल स्थिति मिलती है वो अपने आप को जीव में ग्रो कर लेते हैं। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ मतलब क्या होंगे, परपोषी। परपोषी जो दूसरों पर निर्भर करे अपने भोजन के लिए, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में हो सकते हैं। परभक्षी मतलब दूसरों का भक्षण करते हैं, परजीवी जो दूसरों का पर अपघटन करते हैं, मतलब जीवित रहकर। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से समूह है, अमीबीय प्रोटोजोआ। पहला समूह कौन सा होगा, अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। किसकी सहायता से, कूट पादों की सहायता से। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें कुछ ऐसे एंटीमीबिया परजीवी होते हैं। किसकी कवच होगा, सिलिका का। याद रखना है, अमीबिया प्रोटोजोआ में किसका कवच होगा, सिलिका का। और इसमें एंटीमीबिया परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, एंटीमीबिया परजीवी का। नेक्स्ट देखते हैं कसाबी प्रोटोजोआ। दूसरा कौन सा है, कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद एवं परजीवी होते हैं। परजीवी बताया जो दूसरों पर निर्भर करें। इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जैसे जिसमें निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए ट्रिप्नोसोमा। ये इम्पोर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो अपनी निंद्रालु बीमारी या व्याधि है वो किससे होती है, ट्रिप्नोसोमा से, जो कसाबी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ट्रिप्नोसोमा क्या क्रिएट करता है, निंद्रालु बीमारी। नेक्स्ट है, तीसरा है पक्षामी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षापों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। इसमें हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, पैरामीशियम का। किसका, पैरामीशियम है। पक्षापी प्रोटोजोआ में हम एग्जाम्पल लेंगे पैरामीशियम का। नेक्स्ट है अपना स्पोरोजोआ। फोर्थ है स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसे अवस्था पाई जाती है। स्पोरोजोआ के अंतर्गत कौन से आते हैं, जो संक्रमण, जो बीमारियां फैलाते हैं। कौन सी अवस्था पाई जाती है, बीजाणु, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बन जाते हैं। जब भी इनको अपने अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थिति बनती है ये अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। इनमें सबसे कुख्यात है प्लाज्मोडियम मलेरिया। कौन सी हो गई, स्पोरोजोआ के अंतर्गत सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया परजीवी का प्रजाति का हम एग्जाम्पल लेंगे, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम आगे ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और साथ ही आप जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है, आपकी सपोर्ट से ही ये ग्रो कर सकता है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए मेरे वीडियो में, और अपने क्लास के बच्चों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।